मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यान में अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत है। आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल, इस निर्वाचक मंडल में उतने सदस्य होते हैं जितने कांग्रेस के सदस्यों की संख्या होती है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस अमेरिकन संसद को कांग्रेस कहते हैं। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, इंग्लैंड में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, दुनिया के हर देश, जापान में इसको डाइट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इसको केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका कहते हैं। तो हर राज्य का, हर देश में संसद के अलग अलग नाम होते हैं। अमेरिकन संसद को कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस के दो सदन हैं। एक को कहते हैं प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे को कहते हैं सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है, सीनेट द्वितीय सदन है। थोड़ा सा इनके बारे में बताया ताकि आगे चल करके आपको सुविधा हो समझने में। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। इन 435 सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब हर राज्य को एक स्थान निर्धारित कर दिया गया है, उतने निर्वाचन क्षेत्र उस राज्य में बनाए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक सदस्य निर्वाचित होकर के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य बनता है। जैसे भारत में लोकसभा का निर्वाचन होता है कि पूरे भारत को 543 भागों में बांट दिया, हर एक एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों का निर्वाचन होता है। दूसरा सीनेट। सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में यह तय किया गया है सभी राज्यों से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। 50 दूनी 100। मतलब यह हुआ यदि कोई राज्य प्रतिनिधि सभा में 50 प्रतिनिधि भेजता है तो वह सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजेगा, और यदि कोई राज्य प्रतिनिधि सभा में कम जनसंख्या होने के कारण 1 प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, भेजता है, तो वह भी सीनेट के 2 प्रतिनिधि निर्वाचित करेगा। बड़े राज्य प्रतिनिधि सदन में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और छोटे और सभी राज्य द्वितीय सदन में समान होते हैं। तो यह जनसंख्या के आधार पर गठित होता है और यह समानता के आधार पर। और इस प्रकार से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या हुई 535। तो निर्वाचक मंडल में 535 सदस्य होना चाहिए, लेकिन होते हैं 538। ये 3 कहां हुआ? 3 का हिसाब आप जानते होंगे। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन नहीं, वाशिंगटन डीसी। ये डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जैसे भारत में 2 प्रकार की इकाइयां हैं, एक राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अमेरिका में 50 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है और वह कोलंबिया जिला। कोलंबिया जिले में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित है। लेकिन कोलंबिया जिले में न तो कोई विधानसभा है, न कोई ऐसी कोई सभा है जहां पर जनता निर्वाचन में भाग लेती हो, निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोलंबिया जिले के लोगों ने कांग्रेस से यह मांग की, सरकार से यह मांग की कि चूंकि हमारे जिले में आपकी राजधानी स्थित है और हम लोगों को आप कोई प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो हमको करिए। तो अमेरिकन संविधान में संशोधन किया गया और यह तय किया गया कि कोलंबिया जिले से 3 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। ये 3 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेंगे और इस प्रकार से 538 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इन 538 निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। इसमें एक बात यह महत्वपूर्ण है कि ये 538 सदस्य
या ये 535 सदस्य, कोई भी इनमें कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। मतलब कांग्रेस का कोई सदस्य या किसी लाभ के पद पर बैठा व्यक्ति इन 538 में निर्वाचित नहीं हो सकता। इसका काम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालना। मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो कानूनी या संवैधानिक स्थिति है इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया जब होती है तो एक बड़े पैमाने पर प्रत्येक राज्य से एक दो प्रतिनिधि राज्य स्तर पर उसका चुनाव होता है। राज्य स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं राजनीतिक दलों के, और उन सम्मेलनों में बड़े जोर शोर से प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। फिर केंद्रीय समिति जो होती है वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है, और उस भीड़ में फिर अंतिम रूप में दल अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, तय करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे दल की ओर से राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार होगा। अमेरिका में प्रत्येक लीप ईयर के नवंबर दिसंबर माह में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट डाले जाते हैं। लीप ईयर, ये लीप ईयर आप जानते होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी का माह 29 दिन का होता है। क्यों? सामान्य रूप में हम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन वास्तविक क्या है? 365 दिन 6 घंटे में एक वर्ष होता है। मतलब कि एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो 4 वर्ष में 24 घंटा हो गया, 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा हुआ, 24 घंटा मतलब एक दिन। तो हर चौथे साल 366 दिन का एक वर्ष होता है। तो अच्छा, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। भारत में एक कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, उसको शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है। दूसरा शक संवत, शालिवाहन शक, उसको भारत में मान्यता दी गई है। भारत के जितने भी संवैधानिक या कानूनी कार्य होते हैं इसमें शक संवत के आधार पर तिथियों का उल्लेख किया जाता है। एक और संवत है जो हिंदू धर्मावलंबी इसका अवलंबन ज्यादा करते हैं, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। लेकिन भारत में विक्रम संवत को मान्यता नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत में तिथियां अधिक या कम होती हैं। जैसे कई बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ जाता है, गणेशोत्सव 2 दिन पड़ जाता है, या रक्षाबंधन 2 दिन या नहीं पड़ जाता, इस प्रकार से विवाद होता है। विक्रम संवत के अंतर्गत तिथियों के बारे में विभिन्न ज्योतिषियों के बीच विवाद होता है। शक संवत में विवाद नहीं होता, और शक संवत में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को चैत्र प्रतिपदा का पहला दिन, चैत्र प्रतिपदा मतलब चैत्र मास का पहला दिन 22 मार्च को शुरू होता है। इसलिए शक संवत को भारत में मान्यता दी गई है। तो लीप ईयर के नवंबर दिसंबर महीने में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कार्यवाही होती है। इसमें अब उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद बड़ी जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार चलता है। अमेरिका है, वहां पर पैसों की कमी क्या, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खर्चा करके प्रत्येक उम्मीदवार, राजनीतिक दल इतना खर्च करते हैं और अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए प्रचार करते हैं। अब महत्वपूर्ण है निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन। ये कैसे होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित होने वाले निर्वाचक मंडल का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सूची प्रणाली के अंतर्गत होता है। सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। इसकी दूसरी पद्धति को एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं। एकल संक्रमणी मत पद्धति का उपयोग हम भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में हम प्रयुक्त करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति को स्वीकार किया गया है, मान्यता दी गई है। मतलब सूची पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे हम भारत के संदर्भ में देख लें, भारत में जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का संसद में कितना प्रतिनिधित्व है? 11/5।
मतलब 16 हुआ। 11 सदस्य भारत या अपने छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए चुनाव चुने जाते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा के लिए, 16 हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ का देश की संसद में 16 प्रतिनिधियों का स्थान है। इसी प्रकार से अमेरिका में जैसे एक राज्य है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क प्रथम सदन के लिए 43 प्रतिनिधि भेजता है। मतलब न्यूयॉर्क को 43 स्थान प्रतिनिधि सभा के लिए दिए गए हैं और 2 स्थान दिए गए हैं सीनेट के लिए, मतलब 45। इस निर्वाचक मंडल के जो 538 सदस्यों का निर्वाचन होगा उसके 45 सदस्य न्यूयॉर्क राज्य से चुने जाएंगे, एक मुश्त 45 सदस्य। इसी प्रकार से कोई राज्य है पेंसिल्वेनिया जो 11 सदस्य प्रतिनिधि सदन के लिए भेजता है और 2 सदस्य सीनेट के लिए। पेंसिल्वेनिया से 13 सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के लिए होगा और इस प्रकार से ये पूरी गिनती 538 की पूरी हो जाएगी। तो उसको क्या करते हैं, सूची पद्धति के अंतर्गत क्या करते हैं, कैसे निर्वाचन होता है। सूची पद्धति में पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और उस एक निर्वाचन क्षेत्र से पूरे 40 या पूरे 45 या पूरे 13 सदस्य निर्वाचित होंगे। वो कैसे, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने 45 लोगों की लिस्ट जनता के सामने जारी करेगा, भाई ये हमारे 45 लोग हैं, आप इनको वोट दीजिए, हमारे दल को वोट दीजिए। इसी प्रकार से यहां पर 13 सदस्यों की लिस्ट, वो राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल 13-13 लोगों की लिस्ट जारी करेगा और जनता से, नागरिकों से आग्रह करेगा कि आप हमारे दल को वोट दीजिए, हमारे उम्मीदवारों को वोट दीजिए। सूची पद्धति में मतदाता जब मत देने जाता है तो वह किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वह राजनीतिक दल को वोट देता है, राजनीतिक दल को वोट देता है, उम्मीदवार को वोट नहीं देता। हम भारत में जो भी निर्वाचन देखते हैं सभी निर्वाचनों में हम उम्मीदवार को, व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं। भले ही हमारे दिमाग में दल होता है लेकिन व्यक्ति का नाम मतपत्र में छपा होता है और उस उम्मीदवार को, उस व्यक्ति को हम वोट देते हैं। सूची पद्धति में राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है, व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता। इसके बाद इन मतों की गणना होती है। यदि राज्य में जितने भी वोट पड़े, जितना प्रतिशत मतदान हुआ, यदि किसी एक दल को कुल मतदाताओं का या वोट पड़े मतदाताओं का 51% या आधा से अधिक मिल गया तो उसके पूरे के पूरे 45 सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, दूसरे दल को एक को सीट नहीं मिलेगा। ये सूची पद्धति है। उदाहरण के लिए एक राज्य में मान लीजिए 5 करोड़ मतदाता हैं। इन 5 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ ने मतदान में भाग लिया। इन 4 करोड़ में आधा से ज्यादा, मतलब कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट किसी एक दल को मिला तो उसके पूरे सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, दूसरे दल को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक दल को 40% सीट मिले, 40% वोट मिले, दूसरों को 45% वोट मिले, तीसरे को 15% वोट मिले। तीसरा दल भी तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको जितना प्रतिशत वोट मिला उतना प्रतिशत ये सदस्यों में विभाजन करके उनको बोल देते हैं कि आपके इतने सदस्य निर्वाचित हुए, अमुक दल के इतने सदस्य निर्वाचित हुए और इस प्रकार से 538 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। इन 538 सदस्यों का निर्वाचन नवंबर महीने के पहले मंगलवार को होता है। डेट फिक्स, नवंबर महीने के पहले मंगलवार को इन निर्वाचक मंडल के 538 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और फिर ये इधर चुनाव प्रचार तो चरम सीमा पर रहता है, पूरी जोर शोर से। मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अमेरिका का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में सक्रिय होकर के काम करता है और सक्रिय ज्यादा नहीं भी हुआ तो वह जरूर इंटरेस्ट लेकर के देखता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनेगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 538 लोगों का निर्वाचन हो गया, चूंकि इन सब का निर्वाचन दलगत आधार पर हुआ है तो यहां पर दलों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और संविधान कहता है कि इस 538 में जिसको आधा से ज्यादा वोट मिले
वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। मतलब 538 का आधा हुआ 269, एक ज्यादा 270। इस 538 में जिस दल के 270 या 270 से अधिक सदस्य निर्वाचित होकर भी हैं यहां पर, उस दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति अगली बार बन जाएगा, यह तय हो जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन लगभग प्रत्यक्ष हो गया है। क्यों? क्योंकि 270 जो एक दल के हैं, मान लीजिए किसी एक दल के 290 सदस्य निर्वाचित हो गए, जैसे रिपब्लिकन दल के 290 सदस्य यहां पर पहुंच गए, तो स्वाभाविक है 290 सदस्य अपने दल का जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए उसको वोट देंगे। विरोधी दल का व्यक्ति जीत नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो गया है। अब ये 538 सदस्य अपने अपने राज्य की राजधानी में एकत्र होकर दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार को, डेट फिक्स, दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार को राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उम्मीदवारों को एक एक वोट देते हैं। इसके बाद निर्वाचक मंडल भंग हो जाता है। मतलब निर्वाचक मंडल के 538 सदस्यों का काम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एक वोट डालना, उसके बाद भंग हो जाना। इसका कोई दूसरा काम नहीं है। इन सभी मतपत्रों को सील बंद करके भेजा जाता है सीनेट के पास। सीनेट के दोनों सदन बैठते हैं, वहां पर मतों की गणना होती है। एक बात उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार से भारत में सभी निर्वाचनों का निर्देशन, निरीक्षण, नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में निर्वाचन कराना, निर्वाचनों का संपन्न कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकारें बहुत बदमाशी करती हैं। भारत में कोई राज्य सरकार बदमाशी नहीं कर सकती चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि निर्वाचन आयोग का एकमात्र नियंत्रण होता है। तो सीनेट और कांग्रेस की संयुक्त बैठक में वहां पर फिर इन मतों की गणना होती है। इन मतों की गणना में जिस किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट मिल गए, वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर मजे की बात, यदि मान लीजिए किसी एक उम्मीदवार को 270 वोट नहीं मिले तो क्या होगा? अब असली समझने की बात सामने आ रही है। यदि मान लीजिए किसी एक उम्मीदवार को 270 वोट नहीं मिला, तब फिर यह मामला जाएगा प्रतिनिधि सभा के पास। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। यहां पर बड़े राज्यों के ज्यादा प्रतिनिधि हैं, छोटे राज्यों के कम प्रतिनिधि हैं। तो यहां पर एक राज्य का एक वोट गिनती करते हैं। एक राज्य एक वोट, 50 राज्य 50 वोट। तो वो कैसे होगा? जैसे मैंने बताया न्यूयॉर्क राज्य के 43 प्रतिनिधि हैं। ये 43 प्रतिनिधि एक जगह पर बैठ जाएंगे और तय करेंगे कि हमारे राज्य का वोट किसको जाएगा, ए को जाएगा या बी को जाएगा। मान लीजिए बहुमत से तय हो गया कि हमारे राज्य का वोट ए को जाएगा, ओके, तो एक व्यक्ति जाएगा और अपना एक वोट उस राज्य की ओर से देकर के आ जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य में 20 प्रतिनिधि हैं, जैसे यहां पर 40 मान लीजिए किसी राज्य में 20 है, 20 में से 10 कहते हैं ए को देंगे, 10 कहते हैं बी को देंगे। अभी बात थमने का नाम नहीं रहा है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे राज्य का वोट ए को जाएगा या बी को जाएगा। तो उस राज्य का वोट कैंसिल कर देते हैं। तुम लोग लड़ते रहो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से 50 राज्यों का 50 वोट। इस 50 वोट में जिसको 26 वोट मिलेंगे वो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी वोटिंग में, पहली बार की वोटिंग में 26 वोट किसी एक उम्मीदवार को नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तब तक वोटिंग होती रहेगी जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 26 वोट न मिल जाएं। और जब किसी एक उम्मीदवार को 50 में 26 वोट मिलेंगे तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। मैं रिपीट करता हूं,
538 का आधा 269, एक ज्यादा 270। निर्वाचक मंडल का 270 वोट जिस एक उम्मीदवार को मिले वह राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी एक उम्मीदवार को 270 वोट नहीं मिले तो इसका निर्णय अब प्रतिनिधि सभा के सदस्य करते हैं, प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं जो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर 50 राज्यों को 50 वोट तय होता है, एक राज्य का एक वोट। तो एक राज्य के निर्वाचित कि एक राज्य के जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वे सब मिलकर के तय करते हैं कि हमारे राज्य का वोट ए को जाएगा या बी को जाएगा। यदि वो लोग तय कर देते हैं बहुमत के द्वारा तो उस राज्य का वोट उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक राज्य के प्रतिनिधि आपस में तय नहीं कर पाते कि हमारा वोट ए को जाएगा बी को जाएगा, तो उस राज्य का वोट कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और इस प्रकार से 50 राज्यों का 50 वोट तय होता है और इस 50 में जिस किसी उम्मीदवार को 26 वोट मिले वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है वही निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के लिए भी वोट डालता है। यहां पर भी वही चीज है, यदि उपराष्ट्रपति किसी भी एक उम्मीदवार को 270 वोट मिल गए निर्वाचित हो जाता है। मान लीजिए 270 वोट नहीं मिले, उससे कम मिले, तो फिर इसका निर्धारण, इसका तय सीनेट करता है। सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि हैं, 100 सदस्य हैं, 100 वोट। इस 100 में जिसको 51 वोट मिल जाएंगे वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। यह है अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आपको धन्यवाद।